Hello everyone, I am DK Sharma from RT Group of Education. Today we discuss about chapter number 3 of BST, name of business environment. So let we discuss one by one each and every point to you. So let's we start. First is concept of business environment. Business has no existence without environment because environment has some impact on the working of business organization. Several factors like economic, legal, political, social and technological affect functioning of business around the world. So there is a need to scan or examine the forces of environment completely to run business smoothly. बिजनेस इन्वायरमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संस्था के लिए ज़रूरी है, जिससे कि आप उसे अच्छे से सेटअप कर सकें और वर्क करा सकें, जिसमें हमारे बहुत सारे होते हैं। जैसे आपने देखा भी इसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक है, लीगल है, पॉलिटिकल है, सोशल है एंड टेक्नोलॉजिकल है। तो बहुत सारे इन्वायरमेंट होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ meaning and definition of business environment. Business environment as such is the total of all external forces which affect the organization and operation of business. And next one is business environment consists of individuals, institutions and other forces which are outside the control of a business but that potentially affect its performance. For example, increase in tax by government directly increase the cost of production, leading increase in price, change in price and offered by competitors, political instability, change in taste and preference, change in any law or act etc. जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितना भी बिजनेस इन्वायरमेंट होता है टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस यानी जो बाहर से आउटसाइड से बिलोंग करता है और ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस करता है और बिजनेस कंसिस्ट करता है इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ए बिजनेस, जो कि बाहर से कंट्रोल करते हैं बट दैट पोटेंशियली अफेक्ट इज परफॉर्मेंस। जैसा कि आपने एग्जांपल देखे इंक्रीज इन टैक्स बाय गवर्नमेंट, जब भी गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी टैक्स में तब डायरेक्टली इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लीडिंग इंक्रीज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस ऑफर्ड बाय कॉम्पिटिटर्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें जो भी होती हैं गवर्नमेंट करती है और जिससे कि पता चलता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ फॉर यू फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। फर्स्ट है टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जितना भी बिजनेस इन्वायरमेंट होता है सारा का सारा बाहर से ही यानी एक्सटर्नल फोर्स होता है। सो इट इज़ एग्रीगेटिव इन नेचर। एंड नेक्स्ट वन इज़ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। Business environment include both specific and general forces. Specific forces such as investors, customers affect business directly and general forces such as social, political, legal and technological conditions. इसमें क्या होता है, जैसे आपके फर्स्ट पॉइंट बताया गया स्पेसिफिक फोर्स जो होते हैं हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस के अंदर डायरेक्टली, और जनरल फोर्स में वो आते हैं जो हमारे समाज में या पॉलिटिकल और लीगली वर्क करते हैं और टेक्नोलॉजिकल कंडीशन यूज़ करते हैं। And third one is interrelatedness. All the forces and factors of business are interrelated. जितने भी forces हैं, factors हैं, वो सब क्या हैं, business are interrelated होते हैं। So that is the features of business environment. And after that next one is importance of business environment. So that first point is identify opportunities and give first mover advantage. ये क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर है और उसकी तरफ फर्स्ट मूव करते हैं। सेकंड वन इज़ आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड गिव वार्निंग सिग्नल्स, वार्निंग सिग्नल देते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड वन इज़ टैप यूज़फुल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज़फुल बनाते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ कोप विथ रैपिड चेंजेस, जितने भी चेंजेस करने होते हैं वो रैपिड करते हैं, रेपिडली करते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार करा नहीं, अगेन एंड अगेन करते हैं। नेक्स्ट वन इज असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जितनी भी प्लानिंग होती है पॉलिसी उन्हें सबको फॉर्मुलेट करते हैं, असिस्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, हर एक वर्कर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेस सक्सेस, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जहाँ पर भी लगता है इन्हें कि अपॉर्चुनिटीज़ है तो वहाँ पर ये फर्स्ट मूव कर कर उसे एडवांटेज को कैच करते हैं। नेक्स्ट है सैमसंग आइडेंटिफाई द पॉपुलैरिटी एंड स्कोप ऑफ स्मार्टफोन्स एंड रोड ऑन द पॉपुलर एंड एडवांस गूगल डेवलप्ड एंड्रॉयड, वेयर एज
Nokia failed to identify this scope and continued to use it symbol in OS, any operating system. And next one is Paytm seen the opportunities of becoming a leader in digital payment system during demonetization period. जब नोटबंदी हुई थी तो पेटीएम ने सबसे ज़्यादा रोल निभाया था और हर एक की हेल्प की थी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में सबसे आगे लीड करा था. सो दैट इज़ द प्रोवाइड न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ बिजनेस. एंड नेक्स्ट वन इज़ फॉर यू. Next one is threats and early warning signals. Environmental awareness can help managers to identify various threats on time and serve as an early warning signal. ये आपको पहले से ही आइडेंटिफाई करा देता है कि कहाँ पर क्या चीज़ प्रॉब्लम होने वाली है जिससे कि बिजनेस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा. नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन यूक्रेन केप्ट द इन्वेस्टर्स अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द कंट्री. और जिस देश में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसको पहले ही इन्फॉर्म कर देता है कि आपको वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है. नेक्स्ट है इफ़ ए कॉम्पिटिटर इज़ प्लानिंग टू इम्पोर्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एट ए चीपर रेट्स, तो वो आपकी हेल्प करेगा इसमें समझाने में. एंड शट डाउन ऑफ ऑपरेशन ड्यू टू सेपरेट ऑफ कोविड-19 अराउंड द वर्ल्ड कॉज डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ स्टॉक मार्केट. अब जैसे आपने देखा कि भी आप लोग सब कुछ फेस कर रहे हैं कोविड-19 की वजह से पूरा वर्ल्ड कोज में डिक्लाइन हो गया था, तो स्टॉक मार्केट क्या थी, घट गई थी, यानी पूरी तरह से डाउन चली गई थी. क्यों? क्योंकि जब कोई सेल नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सब चीज़ क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी. एंड नेक्स्ट वन इज़ इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. Environment is a source of a various resources for running a business like as finance, machines, raw material, etc. Government announced reduction in customs duty if goods are imported from Korea. Government reduce rate of interest on loans. Suppliers offer discount on raw materials. So that is the all points to help useful resources. So let's explain again one by. Environment क्या है? Environment एक ऐसा सोर्स है जो आपके वेरियस रिसोर्सेज को रनिंग कराता है बिजनेस में, लाइक एस फाइनेंस है, मशीन्स है, रॉ मटेरियल एटसेट्रा. ये सब चीज़ें क्या होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं जिसमें बिजनेस कैरी करते हैं. गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम रिडक्शन करती रहती है कस्टम ड्यूटीज़ में और इम्पोर्टेंट फ्रॉम ओरिया. एंड नेक्स्ट रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन. जो भी आप लोन लेते हैं उसके इंटरेस्ट ऑफ रेट में कमी करती रहती है. सप्लायर ऑफ डिस्काउंट भी कम करती रहती है. सो दैट इज़. एंड नेक्स्ट वन इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. नाउ द फर्स्ट इज़ इट हेल्प इन कॉपिंग द रैपिड चेंजेस. अगर बिजनेस में रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ की तो वो उसे चेंजेस कर सकते हैं. एज यू कैन सी दैट नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट चेंजेस सेंसिटिव द मैनेजमेंट टू मेक न्यू स्ट्रेटजीज टू कॉपी विद द इमर्जिंग प्रॉब्लम ऑफ चेंजेस. जितना भी आप चेंजेस चाहते हैं वो इसके अंदर कर सकते हैं. सेकेंड इज़ इट हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. Its understanding and analyzing can be the basis of declining the future. So that is. And next one is it help in improving performance. With continuous scan of business environment, companies can easily improve their performance. जब कंपनी बार बार रेगुलर बेस पे अपने आप को चेक करती रहती है, स्कैन करती रहती है, बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करती रहती है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूविंग होता है. सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. वन बाय वन अगेन एक्सप्लेन कहता है. फर्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस. अगर रिक्वायरमेंट है चेंजेस की तो चेंजेस कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट कहता है इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. ये पूरी तरह सेटअप करती है हर एक चीज़ को कि कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे फॉर्मुलेशन करता है, उन सब पे वर्क करती है. नेक्स्ट है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, जिसमें आपकी इम्प्रूव होती है परफॉर्मेंस बिजनेस की भी और आपकी भी. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. मेनली बिजनेस एनवायरनमेंट डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. First is internal environment and second one is external environment. As you can see the image to understand the various environment. And next one is इसमें लिखा हुआ है strategic planning. आप देख सकते हैं कैसे कैसे इमेज है, कोई एक्सटर्नल में कितना है और इंटरनल में कितना environment यूज़ होता है. And next one is for you internal environment. The factors which can be controlled by company. Primary factors which directly affected the growth of organization, man, material, money, machine or and management. And next one is elements of internal environment. First is value system. Second one is mission and objectives. Third one management structure and nature. Fourth one is internal power relationship. And fifth is human resources. And next one is company image and brand equity. So that is the internal environment elements.
who work with internal environment and improve the efficiency of that point. जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइमरी फैक्टर्स विच डायरेक्टली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपके बिजनेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट है मैन, मटेरियल, मनी और मशीन एंड मैनेजमेंट। ये पांचों एम जो वर्ड हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं आपके मैनेजमेंट को क्या करते हैं, बेटर करते हैं। अगर ये सब चीज़ें सही चल रही हैं, सही वर्क करती हैं ईच एंड एवरी प्लेस वेयर दे रिक्वायर्ड, so business will be work very nicely for all. So that internal environment, and next one is external environment. Those factors which are beyond the control of business enterprise are included in external environment. External environment is divided into two parts. First is micro environment and second one is macro environment. The environment which is close to business and affect its capacity to work is known as a micro environment. जो क्लोजली वर्क करता है और उसके वर्क को इफ़ेक्ट कर सकता है बहुत ज़्यादा, उसे माइक्रो इन्वायरमेंट कहा जाता है। एंड सेकेंड वन मैक्रो इन्वायरमेंट, इट इंक्लूड्स फैक्टर्स दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स टू बिजनेस यूनिट्स। यानी इसमें वो चीज़ आती हैं फैक्टर्स जो हमारे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट तो करते हैं पर थ्रेट्स के थ्रू उस बिजनेस यूनिट्स को कंप्लीट करते हैं। सो दैट इज़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एंड नेक्स्ट वन इज़ माइक्रो इन्वायरमेंट। सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ है, गवर्नमेंट है एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, फॉरेनर्स हैं, ये सब हमारे माइक्रो में आते हैं। और मार्केट इंटरमीडियरीज, मिडलमैन, मार्केटिंग एजेंसीज, so that is financial intermediaries, physical intermediaries, competitors, public, ये सब हमारे किस में आते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं, जो कि हमारे साथ हमारे क्लोजली वर्क करते हैं बिजनेस के साथ और इन्वायरमेंट को बेटर बनाते हैं जिससे कि वो अच्छे से अच्छा ग्रो कर सके और वर्क कर सके। आफ्टर दैट यू कैन सी दैट वन इमेज to express the all dimensions components of environment. As you know, one by one I will tell you in before. जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि हमारे पास कौन कौन से इन्वायरमेंट होते हैं, इकोनॉमिक होता है, सोशल होता है, लीगल होता है, ये सारे हमारे इन्वायरमेंट वन बाय वन आपको एक्सप्रेस किए जाएंगे। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ डायमेंशन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में आप जैसे देख सकते हैं इमेज के अंदर कि पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है एक इमेज के थ्रू कि कौन सा किस इन्वायरमेंट में इंक्लूड किया जाता है और वर्क करता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन कौन से आते हैं, जो हमारे आउटसाइडर होते हैं, बाहर से वर्क करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। और इंटरनल इन्वायरमेंट में वो होते हैं जो हमारे साथ फर्म के अंदर होते हैं। एंड सो दैट नेक्स्ट वन इज़ फॉर यू इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। जैसे मैंने कहा था आपको वन बाय वन एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अब फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। It consists of gross domestic product, income at national level and per capita income, profit earning rate, monetary and fiscal policy of the government, stock market indices, inflations rate, interest rate etc. ये सब चीज़ इसमें हमारे आती है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जो कि गवर्नमेंट तय करती है सारा। It is very complex and dynamic in nature that keeps on changing with the change in policies or political situation. It has three elements: economic conditions of public, economic policies of the country, economic system, other economic factors, infrastructural facilities, banking, insurance companies, money markets, capital market set. ये सब हमारे किस में आते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आते हैं, जो कि हमारे पूरे बिजनेस को क्या करते हैं, कैरी ऑन करते हैं और चलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ तीन चीज़ों पर यहाँ कंसिस्ट करा जाता है। फर्स्ट है GDP, इनकम एट नेशनल इनकम, पर कैपिटल लेवल, प्रॉफिट अर्निंग रेट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, ये सब चीज़ हमारे इसके अंदर आती हैं। सो दैट इज़ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर यू। एंड नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी इन शॉर्ट में समझाया जाए कि रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। जो रोल होता है मेनली प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का होता है। सेकंड है रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स भी कराते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कराते हैं इकोनॉमिक में। थर्ड है वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। फोर्थ है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी को क्या करता है, मनी सप्लाई देता है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स।
नेक्स्ट एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स, नेक्स्ट ग्रोथ रेट ऑफ जीएनपी एंड पर कैपिटा इनकम। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के साथ वर्क करते हैं और उसे बेटर बनाने की कोशिश करते हैं फॉर होल, बिकॉज दैट इज़ द बिलोंग्स टू इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मीन्स गवर्नमेंट। सो दैट इज़ एंड नेक्स्ट वन इज़ फॉर यू political environment. It constitutes all the factors related to government affairs such as type of government, power attitudes of government towards different group of societies etc. ये सब चीज़ इसमें इंक्लूड की जाती हैं. It affect different business unit extensively. Components are constitutions of the country, prevailing political system, political ideology of ruling party, extent and nature of government interventions in business, nature of relationship of our country with foreign countries, nature and profile of political leadership. So that is the belong of totally political environment. And next one is for you socio-cultural environment. It consists of the customs and traditions of the society in which business is existing. It includes the standard of living, taste, preference etc. Next, influence exercised by social and cultural factors not within the control of business is known as socio-cultural environment. इसमें कहता है पूरा कल्चरल इन्वायरमेंट चलता है आपका, अगर आपको लिविंग करना है, टेस्ट देना है, प्रेफरेंस करना है, सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती है? सोसाइटी से मिलती हैं. जब तक सोसाइटी में आप अच्छी तरह से ग्रो अप नहीं कर पाएंगे तो आप कोई भी बिजनेस को सेटअप ढंग से नहीं कर पाएंगे. इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज्ड बाय सोशल और कल्चरल, ये सारे फैक्टर्स आपको अफेक्टेड करते हैं इस पॉइंट के अंदर. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन शॉर्ट सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ. जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें क्वालिटी देंगे आप. सेकंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ एंड डेथ रेट, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे, यानी बताओ कि कितना चेंजेस होने वाला है. एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वर्कफोर्स, कितना वर्कफोर्स बढ़ेगा. एजुकेशन सिस्टम, लिटरेसी रेट, कंजम्पशन हैबिटेट्स और कंज्यूमर प्रेफरेंस, फेस्टिवल्स, रिलीजियस वैल्यूज, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन social cultural environment. And next one you can see the image of legal environment. Legislation passed by parliament, court, state rules और लॉ ऑफ ए कंट्री. इसमें क्या होता है? लीगल इन्वायरमेंट, यानी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो सारे लीगली कौन तय करता है? हमारी गवर्नमेंट तय करती है, पार्लियामेंट तय करती है, कोर्ट है, स्टेट है, और रूल्स और लॉ ऑफ कंट्री, ये इन सब चीज़ों को डिफ़ाइन करती है. So that is the legal environment. And next, as you can see that legal environment, it constitutes the law and various legislations passed in the parliament. जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो सारे पार्लियामेंट पास करती है, लाइक एस ट्रेडमार्क एक्ट, एजेंशियल कमोडिटी एक्ट, वेट्स एंड मेजर्स एक्ट एट्सेट्रा. ये सब चीज़ें हमारे उसमें आती हैं. सम इम्पोर्टेंट एक्ट ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन इंडिया मस्ट हैव नॉलेज ऑफ. हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. सो दैट इज़ द एक्ट ऑफ ऑल लीगल एनवायरनमेंट given by government. So that is, and next one is for you technological environment. It refers to changes taking place in the method of production, use of equipments and machineries to improve the quality of product. जब भी आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चेंज करना हो, इम्प्रूव करना हो, बेटर करना हो, तो आपको क्या चीज़ चाहिए? टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी से आप क्या कर सकते हैं? चेंज करके इसे काफ़ी अच्छा बेहतर बना सकते हैं. सो नेक्स्ट है एवरीबडी, देयर हैज़ बीन ए वास्ट चेंज इन प्रोडक्ट्स, service, lifestyle and living condition. These changes must be analyzed by every business unit and should adopt these changes. क्या हो रहा है कि आजकल की जनरेशन में हर जगह कहीं ना कहीं, चाहे वो सर्विस हो, लाइफस्टाइल हो, लिविंग कंडीशन हो, हर जगह चेंजेस हो रहे हैं. तो इन्वायरमेंट यानी बिजनेस इन्वायरमेंट को भी क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है. शिफ्ट फ्रॉम प्रिंट बुक टू ई बुक्स, बुकिंग ऑफ ऑनलाइन ट्रेन टिकट्स instead of going to railway station, automatic cars replacing car with gears etc. ये सब चीज़ें क्या हैं? चेंजेस हो रही हैं. पहले कार कैसे चलती थी, अब मतलब कैसे ऑपरेट की जाती थी, और अब कैसे की जाती है, ये सब क्या है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है. सो दैट इज़ ऑल पॉइंट्स आर बिलोंग्स टू टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. एंड नेक्स्ट वन इन शॉर्ट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट फॉर योर लर्निंग प्रोसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़. पहला काम ये करता है
सेकंड है इनोवेशंस इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, जितना भी आपको वर्क कराया जाता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सब के प्रोसेस के बारे में बताना, इनोवेशन देना हर बार। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है एक नए न्यू इक्विपमेंट्स, जो आप नए नए इक्विपमेंट्स चलाते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, वो सब चीज़ें आती हैं। इनोवेशन इन साइंटिफिक एंड एनर्जिक फील्ड्स, जितना भी वर्क होगा सारा चेंजेस होगा। एंड नेक्स्ट न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन, नए नए तरीके होते हैं बात करने के, सो दैट इज़ बिलोंग टू टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। एंड नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया, यह कैसी सिचुएशन है भारत के अंदर, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ये बताया जा रहा है इसके अंदर। सिंस 1991 इंडिया हैज़ बीन गोइंग इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, we have now adopted the policy of liberalization, privatization and globalization. We have started modernizing the country's industrial system. Unproductive control are being removed. Private investment, including foreign investment, is being encouraged by privatization, globalization and liberalization. So that is economic environment in India. And next one is privatization. One by one I will explain everything, yani each point. Means giving greater role to private sector in nation's building process and reducing the role of public sector. पब्लिक सेक्टर का रोल ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करना और प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना बिल्डिंग प्रोसेस में, ये कहलाता है हमारा प्राइवेटाइजेशन। प्लान डिसइन्वेस्टमेंट, अगर आपने प्लान डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आपको विड्रॉ करना होगा जो भी आपने प्लान कर रखा है। डिल्यूशन ऑफ स्टॉक ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर बिल्कुल हट जाएगा, जिसे हम गवर्नमेंट सेक्टर भी कहते हैं। If dilutions of government ownership beyond 51%, it won't result in transfer of ownership and management to private sector. जैसा कि आप देख सकते हैं कि मीन्स बताया जा रहा है कि ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा लेकर आना पड़ेगा इस प्राइवेटाइजेशन के अंदर, और पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के रोल को बिल्कुल धीरे धीरे करके ख़त्म करना होगा। और डिविजन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट, यानी पब्लिक सेक्टर क्या करेगा, सिर्फ उसके साथ पार्टनरशिप में वर्क करेगा, लाइक 51% टू ऑल। And next one is globalization, means integrating the various economies of the world, leading towards emergence of a cohesive global economy. Implies a boundary-less world where free flow of goods and service across nations, free flow of capital across nation, free flow of information and technology across nation, free movement of people across borders. कहने का मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन में क्या था कि सारी इकोनॉमिक्स को जो अगर वर्ल्ड में बनाना था, तो इसलिए पूरी तरह से फ्री कर दिया गया कि आप जहाँ चाहें जहाँ जाकर अपना गुड्स को, सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पूरे नेशन में अपना वर्क कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें ये बताया गया था जितना भी आपके पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, उसे आप अक्रॉस द नेशन यानी पूरे वर्ल्ड में भी इम्प्रूव कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट एज ए सर्विस कर सकते हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ पब्लिक अक्रॉस बॉर्डर्स, आप बॉर्डर लाइन्स पे भी क्रॉस कर इस पर वर्क कर सकते हैं, दूसरे देशों में जाकर कर सकते हैं। सो दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन। एंड नेक्स्ट वन इज़ लिबरलाइजेशन, मीन्स फ्रीइंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, अप्लाइजिंग लाइसेंसिंग, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। Next, freedom in fixing price of goods and service, reduction in tax rates, lifting of unnecessary controls on economy, simplifying procedures of import for import and export, making it easier to attract foreign capitals and technologies to India. लिबरलाइजेशन में क्या था कि इंडियन बिजनेस को और इंडस्ट्रीज़ को अननेसेसरी कंट्रोल जो भी हैं उन सब से हटाना था, तो दैट इज़ बिलोंग टू लिबरलाइजेशन। एंड नेक्स्ट वन इज़ फॉर यू, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़, क्या इफ़ेक्ट पड़ा था, क्या इम्पैक्ट था, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। फर्स्ट है इंक्रीजिंग कंपटीशन, देर इज़ ए टफ कंपटीशन बिटवीन मल्टीनेशनल्स एंड देर इज़ आल्सो कंपटीशन बिटवीन इंडियन एंटरप्राइजेज एंड फॉरेन एंटरप्राइजेज। इन सब के बीच में कैसा था, इंक्रीज द कंपटीशन डे बाय डे। और नेक्स्ट वन इज़ मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, कस्टमर्स टुडे बिकम मोर डिमांडिंग बिकॉज दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, उसे हर एक चीज़ की जानकारी है, फुल इन्फॉर्म्ड है, पूरी तरह से तैयार रहता है और उसे हर पॉइंट का इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वो क्या होता है, मोर डिमांडिंग हो गया है। एंड नेक्स्ट वन इज़ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग बिजनेस एंड इंडस्ट्री हैज़
प्रोवाइडेड अस विथ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। उसने क्या करा, जब वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी आई तो इसका मतलब ये है कि पूरे देश में जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं बेटर तरीके से, उसके लिए आपको सपोर्ट करा है। तो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है, पॉलिसी में बहुत सी चेंजेस करे गए हैं। सो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। एंड नेक्स्ट वन इज़ impact of government policy changes on business and industries. So the first one is necessity for changes. After 1991 the market forces have become turbulent, as a result of which the enterprises have to continuously modify their operations. क्या हो रहा था, बार बार उसमें चेंजेस करने पड़ रहे थे कंटिन्यूसली। सेकेंड पॉइंट है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। द न्यू मार्केट कंडीशंस रिक्वायर पीपल विथ हायर कॉम्पिटेंस एंड ग्रेटर कमिटमेंट। जब नई डेवलपिंग पॉलिसी यूज़ की गई तो क्या था कि मेंबर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उससे कैसा होना था, बहुत ही डेवलपिंग होना था। सो दैट इज़ एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी अ ग्रेट efficiency and competence. And next one is market orientation. Today firms are market oriented. They research the market need and wants of consumer and then they produce good accordingly. अकॉर्डिंग टू कस्टमर बनाने के लिए मार्केट ओरिएंटेशन होना ज़रूरी था, जिससे कि हम ये जान सकें कि कस्टमर को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वन इज़ लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर्स। So the government budgetary support for financing the public sector has declined over the years. कई सालों से क्या होता आ रहा था कि जितना भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी बजटरी सपोर्ट को, वो उसे डिक्लाइनिंग करता आ रहा था। सो उसे इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए क्या था, और बार बार इसी चीज़ों को करने के चक्कर में लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट पब्लिक सेक्टर्स उसे पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे, यानी गवर्नमेंट ढंग से सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। सो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। एंड नेक्स्ट वन इज़ डिमोनाइजेशन। डिमोनाइजेशन मतलब जब अभी कुछ साल पहले अभी जो 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी की गई थी, उसे कहा जाता है डिमोनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो पुरानी करेंसी होती है उसे बंद कर दिया जाता है और एक नई करेंसी इशू की जाती है पब्लिक के लिए, जिससे कि हम फाइनेंशियली हर चीज़ को कंट्रोल कर सकें। सो देयर आर सम पॉइंट्स टू यूज़ इट। Demonetization is the withdraw of a particular form of currency from circulation. जो भी करेंसी सर्कुलेशन में चल रही है उसे विड्रॉ कर लेना है मार्केट से। It is a process by which a series of currency will not be legal tender. The series of currency will not acceptable as valid currency. जो भी करेंसी वर्क में चल रही है या मार्केट में चल रही है उसे बंद करना ही क्या कहलाता है, डिमोनेटाइजेशन कहलाता है, जिससे कि हम कुछ चीज़ों पर, कुछ पॉइंट्स पे वर्क कर सकें और उसे मॉडिफाई कर सकें। सो दैट इज़ द डिमोनेटाइजेशन। एंड नेक्स्ट वन इज़ व्हाट हैपन इन डिमोनेटाइजेशन। ऑन 8 नवंबर 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अनाउंस दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड ₹500 and 1000 रुपीज़ नोट विल नॉट बी लीगल टेंडर। यानी लीगल टेंडर यानी गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड या नहीं किए जाएंगे और मार्केट से उन्हें हटा लिया जाएगा। Means that 500 and 1000 rupees notes will not be accepted by anyone except the organization declared by the government. And next point is public can deposit and change the currency from the banks and post office till 30 दिसंबर 2016। तो गवर्नमेंट ने ये भी रूल अपनाया था कि भाई अगर जिनके पास भी 500 के 1000 के नोट्स हैं वो 30 दिसंबर 2016 तक अपनी करेंसी को चेंज कर सकती है और नई करेंसी ले सकती है। So that is the demonetization for the India, and that is the changes. And next one is demonetization history and background in India. That is not first time when Indian currency demonetized in India. ये ऐसा नहीं था कि पहली बार भारत में हुआ था। Earlier it was done in 1946 with the complete ban of ₹1000 and ₹10,000 notes to deal with the uncounted मनी, यानी ब्लैक मनी में काउंटेड किए जाएंगे। सो दैट इज़ एंड सेकेंड टाइम इट वाज डन इन 1978 बाय गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई व्हेन ₹1000, ₹5000 एंड ₹10,000 नोट्स वर डिमोनेटाइज्ड। उस टाइम पर भी, यानी उस टाइम पर भी क्या करा गया था, डिमोनेटाइजेशन किया गया था, यानी नोटबंदी की गई थी, जिससे कि गवर्नमेंट अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। एंड नेक्स्ट वन एजुकेशन से एम्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, क्योंकि हमें क्या करना था, मेकिंग इंडिया एक कैशलेस सोसाइटी। कैशलेस सोसाइटी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, नोटबंदी कर दी थी।
जिससे कि वो बेटर इम्प्रूवमेंट कर सके और ब्लैक मनी और जो अदर्स एक्टिविटीज़ थी उन्हें रोक सके, जिससे कि प्रोसेस जो है कैश का वो अच्छे से और बेहतर तरीके से हो सके। सो दैट इज़ द पॉइंट। एंड एज यू कैन सी दैट व्हाट आर द कॉज ऑफ डेमोनेटाइजेशन, यानी डेमोनेटाइजेशन क्यों किया गया था, क्या रीज़न थे, क्या कारण था। देयर कैन बी मैनी कॉजेज ऑफ डेमोनेटाइजेशन इन एनी इकोनॉमी सच एज ब्लैक मार्केटिंग, काला धन रोकने के लिए, करप्शन रोकने के लिए, फेक करेंसी इन द इकोनॉमी एटसेट्रा, जो नकली नोट चल रहे थे, एक्मुलेशंस ऑफ ब्लैक मनी रोकने के लिए और टैक्स इवेजन करने के लिए, फीचर्स देखने के लिए, एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, ये सब चीज़ें क्या थी, इसलिए क्या कारण थे जो हमने ये सब चीज़ें यूज़ की। एंड नेक्स्ट वन इज़ फॉर यू इम्पैक्ट ऑफ डेमोनेटाइजेशन, क्या इम्पैक्ट पड़ा। मनी इंटरेस्ट रेट, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन, इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट, इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग, प्राइवेट वेल्थ, डिक्लाइन सिंस सम हाई डेमोनेटाइजेशन, नोट्स वर नॉट रिटर्न, रियल एस्टेट प्राइस फॉल, क्या था, हर चीज़ों में चेंजेस हुआ, हर जगह इम्पैक्ट हुआ, हर जगह उसका फ़र्क पड़ा, इंटरेस्ट में इंक्रीजमेंट हुआ, सारी चीज़ें जो भी डिक्लाइन थी कैश ट्रांजैक्शन वो सब चीज़ें कमी हुई, बैंक डिपॉजिट में इंक्रीज़ हुआ। सो दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ डेमोनेटाइजेशन। एंड नेक्स्ट वन इज़ फॉर यू इम्पैक्ट ऑफ डेमोनेटाइजेशंस, पब्लिक वेक्टर वेल्थ नो इफेक्ट, डिजिटलाइजेशंस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज्ड, रुपए और एपीएस से आपकी इंक्रीमेंट हुआ, रियल एस्टेट प्राइस डिक्लाइंड हुए, प्राइस घटने शुरू हुए, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज्ड डिस्क्लोजर, इसके थ्रू क्या था, आपकी सारी इंक्रीज हुई थी टैक्स कलेक्शन की। सो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डेमोनेटाइजेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर better education. And I am DK Sharma from RD Group of Education. Let's welcome to each and every point one by one in my videos. So thank you very much and goodbye.